हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीपीसीटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियोस में दे चुकी हूं। आज हम सीपीसीटी का लेटेस्ट पेपर देखेंगे और वन बाय वन क्वेश्चंस को समझेंगे। और ये क्वेश्चंस देखिएगा, हर बार जो कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। हम उन क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे और हम ये पूरा पेपर आज सॉल्व करेंगे और मैं आपको पूरे पेपर को डिटेल सहित समझाऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इस पेपर को देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें सीपीसीटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे और आपको टाइमिंग कितना मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 72 रहेंगे और आपको समय मिलेगा 90 मिनट्स का, यानी कि 90 मिनट का। और इसमें आपको 72 क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। हिंदी इंग्लिश इसमें टाइपिंग रहेगी, आपको 15 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेंगी। आप जीआई टाइपिंग सॉफ्टवेयर से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम, चलिए पुराना पेपर है तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्न में से कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, और उस ओपन एप्लीकेशन के अंदर आपको हेल्प का मेन्यू ओपन करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग है। जो आपको थोड़ा अगर हिंदी टफ लगता है तो देखिए, यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप हिंदी के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग की एक्टिवेट्स हेल्प फॉर करंट ऑन एन एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपकी जो एट प्रेजेंट जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसमें अगर हेल्प मेन्यू को एक्टिवेट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है, वन बाय वन चारों को डिस्कस करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपको टाइम के एक स्लॉट मिलते हैं, एक प्रायोरिटी बेस्ड टाइमिंग मिलती है और उस हिसाब से आपको क्या होता है कि एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक वर्क को परफॉर्म करना पड़ता है, देन उसको क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। देखिए, फंडामेंटल अगर आपने कंप्यूटर का पढ़ा है तो आपने 3 प्रकार के ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट असेंबलर, सेकंड कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर। मैं वन बाय वन तीनों को थोड़ा डिस्कस करूँगी ताकि आप पहले इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाओ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी यानी 0-1। हम कौन सी भाषा में काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं C++, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई सी भी हो सकती हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी खुद की एक भाषा है बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। मतलब हमें किसी न किसी एक ट्रांसलेटर की, यानी कि अनुवादक की ज़रूरत होगी, जो हमारे डेटा को क्या करेगा, कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर जो रिज़ल्ट हमें देगा उसे हमारी भाषा में ट्रांसलेट करेगा। इन द सेंस हमें किसकी ज़रूरत है, ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर यानी वो अनुवादक जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लो लेवल से यहाँ तात्पर्य हमारा 0-1 यानी बाइनरी भाषा से है, और हाई लेवल से जैसे कि C++, जावा, etc।
ठीक है, यानी कि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेटर होगा वो क्या काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 बाय 1 देखें, असेंबलर जो था वो भी एक ट्रांसलेटर था, लेकिन वो पर्टिकुलर असेंबली भाषा के लिए आया था। कंपाइलर ये भी ट्रांसलेटर है, ये भी हाई टू लो, लो टू हाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करेगा, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा, एक साथ ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन अगर रीड करी, दूसरी लाइन रीड करी और थर्ड लाइन में अगर वहाँ पे एरर आ गई, कोई त्रुटि आ गई, तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा। कार्य की प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि प्रोग्रामर अपनी एरर्स को क्या नहीं कर लेता, चेक नहीं कर लेता, सुधार नहीं लेता। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यही था कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी मशीनी भाषा ये वही लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन, मतलब ये एक एक लाइन को क्या करेगा, चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। देखिए एप्लीकेशन, आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे जिसके अंदर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एंड कस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़र से रिलेटेड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर एक बात अगर हम करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूर्णतः यूज़र के लिए काम करता है, यानी एक निश्चित एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो MS वर्ड के क्या यूज़ में आएगा, MS वर्ड लेटर वगैरह की टाइपिंग करने के लिए यूज़ में आ गया है ना, तो एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए यूज़ में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस टेप की प्रेस करने से क्या होगा। देखिए अगर कंट्रोल प्लस टैब की प्रेस करते हैं तो इससे पेज जो आपका है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट की डैश डैश की अनुमति नहीं देता। एक स्प्रेडशीट में हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एनिमेशन नहीं कर सकते, बिकॉज एनिमेशन किससे रिलेटेड है, पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एन। ठीक है, यानी कि नया डॉक्यूमेंट लेना है ना, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइटेड। ठीक है, हाईलाइटेड जो भी शब्द है आपका हाईलाइटेड है, शब्द को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम की दबाते हैं। देखिए अगर आपने कोई वर्ड्स को हाईलाइट किया है और आपको उसको पहले जैसा ही करना है ना, डिफ़ॉल्ट पहले जैसे ही करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना रहेगा, स्पेस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम, अगर आपने शिफ्ट बटन को अगर दबा के रखा है, प्रेस करके ही रखा है, तो उसके करने से क्या होगा, उसके करने से होगा बूट सैप मोड में चला जाएगा। कौन सा मोड में चला जाएगा, सैप मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड मूल रूप से प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। देखिए हर एक सॉफ्टवेयर की अपना क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है, एक विस्तारक होता है जो उस डेटा के बारे में हमें बताता है कि ये इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। फॉर एन एग्जांपल MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो .ppt, अगर हम एक्सेल की बात करें तो .xls। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ MS वर्ड का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो एक्सटेंशन है .doc। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको हिंदी थोड़ा टिपिकल लगे तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ए टिपिकल वर्कशीट हैज़ नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं। तो देखिए 256 कॉलम होते हैं किसी भी वर्कशीट में। एक्सेल को ओपन करिए देखिएगा, काउंट करके देखिएगा आप, तो कितने होते हैं, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र कहलाते हैं। आपने देखा होगा डेस्कटॉप पर छोटे छोटे आपको बॉक्स एक चौकोर आकर के दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आइकॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉर्मल आइकन, एक होता है शॉर्टकट आइकन।
शॉर्टकट आइकन को पहचानने की जो एक ट्रिक है वो ये है कि आप जितने भी शॉर्टकट आइकन देखोगे, इसका अर्थ ये होता है कि इनका जो मेन लिंक है वो किसी और स्थान पर है और वहाँ से उसका एक शॉर्टकट पाथ बनाकर हम अपने डेस्टिनेशन तक लेके आए हैं। तो शॉर्टकट जितने भी आइकन्स होंगे उनके आगे एक छोटा सा एरो का साइन बना हुआ दिखाई देगा आपको, तो ये होते हैं शॉर्टकट आइकन। ठीक है, नॉर्मल आइकन जैसे कि रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर, ये सब नॉर्मल आइकन में आएंगे क्योंकि इनके आगे क्या नहीं होता है, इनके आगे जो है एरो का साइन नहीं होता, यानी ये अपनी मुख्य स्थान पर ही हैं और हम उनको कहीं से लेकर नहीं आए हैं। शॉर्टकट में हमारा जो मेन पाथ होता है उसको हम दूसरी जगह से लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइकन का डिटेल भी मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी फाइल से जानकारी या डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए, किसी फाइल से जानकारी या डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं, अगर आप किसी फाइल को अगर अपने कंप्यूटर से या हार्ड डिस्क से डिलीट कर दोगे तो जाहिर सी बात वो क्या कहलाएगा, डिलीट। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के कंटेंट यानी कि सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता होगा कि अगर हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए कौन सी की दबाई जाती है, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आप क्या करना चाहो, कोई परिवर्तन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कौन से मेन्यू का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए एडिट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सब मिलेगा जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में परिवर्तन बदलाव लाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कमांड्स को कार्यान्वित करने की विधि। अगर कोई कमांड हम चला रहे हैं तो उसको चलाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो देख, अगर आप किसी प्रोग्राम को चला रहे हो तो उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग। जो फाइल चलने के योग्य होती है हम उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है। निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है, जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है। देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी और निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है। देखिए आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, जिससे कि टेक्स्ट प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, वर्टिकल जस्टिफाइंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पॉइंट या ड्रॉ यंत्र है। तो निम्न में से कौन एक पॉइंट या ड्रॉ यंत्र है, तो माउस। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं। तो हेडर और फुटर और इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं, टेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड प्रेजेंटेशन के एक परूपी स्लाइड में क्या नहीं होता। देखिए फोटो इमेजेस होती हैं, ग्राफ होते हैं, क्लिप आर्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क्स कहाँ होते हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिप बोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के टैब पर क्लिक करते हैं। पेस्ट स्पेशल का अगर आपको यूज़ करना है तो ये कहाँ मिलेगा, तो होम टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है। तो एंटर की को पैराग्राफ के बाद दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी है। देखिए मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया और उसके अंदर 16 से 17 स्लाइड है और उनको 1 बाय 1 आप एक छोटे से पिक्चराइजेशन के फॉर्म में देखना चाह रहे हो, तो इसके लिए एक व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके अंदर आपको जितनी भी स्लाइड्स है वो 1 बाय छोटे छोटे आकार में आपको दिखने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं। किसी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं, तो कैलीग्राफी। क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है, तो कौन सा करता है, ALU। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करते हैं, जितने भी अंक गणित और तार्किक क्रिया होती हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है। सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है। अगर मान लीजिए एक सिंगल लाइन है उस पर आप एक से अधिक कॉल भेज रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या URL में होना चाहिए? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने देखा होगा कि हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं URL। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक URL के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, एक URL के अंदर हम www को भी लिखते हैं क्योंकि हम डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्व स्तर पर सर्च कर रहे हैं। एक प्रोटोकॉल भी होता है जैसे कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आजकल HTTPS भी लगा हुआ आता है बहुत सारी वेबसाइट्स में। S का मतलब सिक्योर होता है। और एक डोमेन का नाम भी होता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि निम्न में से क्या एक URL में होना ही चाहिए, मतलब बाकी अगर नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन क्या विशेष यहाँ पे जोर डाला गया कि होना ही चाहिए। तो देखिए, एक प्रोटोकॉल पहचान करता मतलब प्रोटोकॉल होना चाहिए, अक्षर www। तो देखिए यहाँ पर कोमा भी लगा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, www होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अक्षर होना ज़रूरी है, अक्षर नहीं भी होंगे तो चलेगा। एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नेम, तो डोमेन नेम भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कि www होना चाहिए और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम होना चाहिए। तो देखिए URL में www तो लगेगा ही क्योंकि डाटा विश्व स्तर से सर्च हो रहा है, और डोमेन का नाम भी होना ज़रूरी है ताकि किस लेवल से सर्च किया जा रहा है, कौन सी कैटेगरी का सर्च किया जा रहा है, उस पर हमारा ध्यान रहे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं होता? तो देखिए, पीरियड तो होता है, आपने देखा होगा .gmail ID या किसी भी ID में आप बनाते हो तो लगता ही है, लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। @ तो होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी मनीषा नागदा @ है ना gmail.com, तो @ भी लगेगा। स्पेस नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर अलाउ है लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है। ईमेल किसी भी ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है, आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है, तो कौन करता है? फॉर्म, वेबलॉग, मैसेज बोर्ड या वेबमेल इंटरफेस। तो देखिए, आपको कहीं से भी यानी आप किसी भी जगह से ईमेल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए वेबमेल इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को करने का अर्थ है फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित होना। देखिए, अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, आप किसी अदर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे कोई डेटा लेके आ रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहलाएगी डाउनलोडिंग। और मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से फॉर एन एग्जांपल आप फेसबुक पर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, यानी वो डाटा आपका कहाँ था? मोबाइल में था, और अब आप कहाँ डाल रहे हो उसको? फेसबुक के सर्वर पर, तो ये प्रोसेस कहलाएगी डाउनलोडिंग। लेकिन अगर इंटरनेट पे कोई चीज़ अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिंगटोन पसंद आ गई, आपको कोई सॉन्ग पसंद आ गया, उसे आप अपने कंप्यूटर पर लेकर आ रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो वो प्रोसेस कहलाएगी डाउनलोडिंग। तो आपको डाउनलोड और अपलोड क्लियर है, मतलब आपके कंप्यूटर से जो डेटा सर्वर पर डाला जाता है वो डाटा क्या कहलाता है? वो डाटा कहलाता है हमारा अपलोड, है ना। और अगर मान लीजिए इंटरनेट से कोई डाटा आप कहाँ लेकर आ रहे हैं, इंटरनेट से डाटा आप लेके आ रहे हैं कहाँ पर? आपके कंप्यूटर पर, तो वो कहलाएगा डाउनलोडिंग। तो डाउनलोड और दोनों में प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने आज कुछ क्वेश्चंस को क्लियर किया है और इन क्वेश्चंस के अलावा हम आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बनाए कि आप बोर हो जाओ, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।